हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लास यूपीपी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको मैं जीके और जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कहा गया है इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में मिलता है? तो दोस्तों, सूत्र पिटक में, बुद्धि चरित में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में। तो दोस्तों, उपदेशों की बात करें तो सूत्र पिटक में हमको इनके उपदेशों का वर्णन मिलता है। यही क्या है, बौद्ध दर्शन के बारे में हमें किसमें जानकारी मिलती है? तो अभिधम पिटक में। किसमें दोस्तों? अभिधम पिटक में। कौन सी? बौद्ध दर्शन। दर्शन की बात हो जाए तो क्या दोस्तों बताएंगे? अभिधम पिटक। बुद्धि चरित की रचना किसने की है? अश्वघोष ने। दोस्तों, किसने की है? अश्वघोष ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में नहीं है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता के कुछ नगर हैं जो कि पाकिस्तान में भी हैं और भारत में भी है। तो दोस्तों, यही पूछा गया है कौन सा भारत में नहीं है। तो दोस्तों, रोपड़, जैसा कि आप जानते हैं, रोपड़ तो हमारे वहाँ पंजाब में है। ठीक है दोस्तों। कालीबंगा या राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का अगर जिला पूछ ले तो हनुमंतगढ़ जिला। ठीक है, ये भी दोस्तों भारत में है। लेकिन दोस्तों, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूछ ले हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसको माना जाता है? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, सबसे प्राचीन हिंदू ग्रंथ जो विधि है उसके लेखक किसको माना जाता है? मनु को माना जाता है। दोस्तों, किसको माना जाता है? मनु को माना जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? दोस्तों, क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समुद्रगुप्त को क्या द्वितीय अशोक कहा जाता है? नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं। कनिष्क को, हाँ दोस्तों, इसी को, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। दोस्तों, हर्षवर्धन जो था, इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, अगर बात करें कि कन्नौज का अन्य नाम, तो महोदय श्री भी इसको कहते हैं, कान्य कुंज भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त के बाद दोस्तों कौन गद्दी पर बैठा था? तो इनके बेटे बिंदुसार बैठे थे, जिसे शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। उसके बाद उनके बेटे अशोक बैठे थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्या दोस्तों? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या सुभाष चंद्र बोस को? तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन यही पूछ ले आयरन लेडी, किसको दोस्तों? आयरन लेडी। तो दोस्तों, किसे कहा जाता है आयरन लेडी? इंदिरा गांधी को। दोस्तों, किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को। क्या कहा जाता है? आयरन लेडी, इंदिरा गांधी को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इसमें और ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो जैसा कि आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों, किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय, दोस्तों, जब भारत में साइमन कमीशन आया था तो इन्होंने ही इसका पुरजोर विरोध किया था, जिसपे इन पर लाठियों का प्रसार किया गया और उसके एक माह बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, ये दोस्तों उग्रवादी दल के नेता थे। अगर पूछ ले उग्रवादी दल में कौन कौन थे, तो लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ये दोस्तों याद रखिएगा। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या चिकनी मिट्टी। तो दोस्तों, काली मिट्टी को, किसको दोस्तों? काली। इसे दोस्तों स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। क्या दोस्तों? स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं दोस्तों? काली मिट्टी को कहते हैं। अगर यही पूछ ले कि भारत
में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। कितने परसेंट भाग पर? 43% भाग पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? किसका दोस्तों? एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है। तो दोस्तों एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। अगर पूछ ले कुल्लू घाटी कहाँ है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है दोस्तों? आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? तो दोस्तों सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। उसके बाद की अगर बात की जाए तो दोस्तों अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पे दोस्तों क्या आ जाएगा? हिंद महासागर। दोस्तों जो अटलांटिक महासागर है इसी को अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंध महासागर। पूछ ले हिंद, इसका आकार कैसा है? तो अंग्रेजी अक्षर एस के समान है। अगर यही पूछ लिया जाए हिंद महासागर का आकार कैसा है, तो दोस्तों एम या वी, जो भी दोस्तों ऑप्शन में होगा वो लगा दिया जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछ ले तो प्रशांत महासागर। यही अगर पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो दोस्तों आप जानते हैं एशिया। दोस्तों क्या जानते हैं? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। अगर यही पूछ लिया जाए सबसे छोटा महाद्वीप, तो दोस्तों हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों अगर इनका क्रम देखें तो पहले नंबर पे तो दोस्तों एशिया आ जाता है। दोस्तों क्या आ जाता है दोस्तों? पहले नंबर पे एशिया। दूसरे नंबर पे दोस्तों आ जाता है अफ्रीका। पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका। फिर दोस्तों उत्तरी अमेरिका। फिर दोस्तों उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद दोस्तों क्या आ जाता है? दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों क्या आ जाता है? दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के बाद क्या आएगा? अंटार्कटिका। क्या आ जाएगा? अंटार्कटिका। फिर दोस्तों अंटार्कटिका के बाद क्या आएगा? दोस्तों यूरोप। यूरोप के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यूरोप आएगा, फिर यूरोप के बाद क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या आएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, कह रहा है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो दोस्तों जैसा कि सभी को पता है कालाहारी मारुस्थल बोत्सवाना में है। कहाँ है दोस्तों? और ये दोस्तों नामीबिया में भी है, लेकिन इस तरीके के तो ऑप्शन इसमें है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो अब बताएंगे क्या है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अफ्रीका। जैसा कि अभी मैंने बताया था सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ ले रॉकी पर्वत कहाँ है, तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका में है। क्या है? रॉकी पर्वत। एंडीज पर्वत दोस्तों अगर पूछ ले तो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। तो दोस्तों कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। दोस्तों अगर आपको यही जीके के फैक्ट मैं एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं तो इसके लिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या यह सही है। अगर सही है तो दोस्तों मैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन में फैक्ट बताऊँगा, जिससे आपका अच्छे से रिविज़न भी होता चले। दोस्तों एक क्वेश्चन तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ साथ ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसा माना जाता है थार मारुस्थल फैल रहा है, इसे रोकने का सर्वोत्तम उपाय है। तो दोस्तों क्या है इसे रोकने का सर्वोत्तम उपाय? वनीकरण कर दें, कृत्रिम वर्षा वहाँ पे करा दी जाए, या नहर सिंचाई, या उस क्षेत्र को पशु चारण के लिए उपयोग करा दिया जाए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वनीकरण। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाया जाए। दोस्तों अगर बात करें कृत्रिम वर्षा की, तो कृत्रिम वर्षा कब होती है? सिल्वर आयोडाइड। किससे कराई जाती है कृत्रिम वर्षा? सिल्वर आयोडाइड से। किससे? सिल्वर आयोडाइड से। ठीक है दोस्तों, अगर यही पूछ लिया जाए आपसे कि थार मारुस्थल, दोस्तों कौन सा? थार मारुस्थल। तो दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर पूछी जाए तो कहाँ दोस्तों रहती है? भारत। यहाँ पे दोस्तों थार में। यहाँ पे कितने? 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 83 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में। किसमें? थार मारुस्थल में। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल, तो दोस्तों आप जानते ही हैं सहारा। ठीक है दोस्तों, और भारत में एक और है लेह लद्दाख। दोस्तों वो उष्ण नहीं है, वो कौन सा है? शीत मारुस्थल। और थार कौन सा है? उष्ण है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति बनाते हैं, राज्यपाल बनाते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाते हैं, या प्रधानमंत्री बनाते हैं। आपको बताना है। क्या दोस्तों बताना है कि कौन बना?
ठीक है दोस्तों, तो आप बताइएगा कमेंट में कि कौन बनाता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त या प्रधानमंत्री। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा। अब दोस्तों नागरिकता की अगर बात की जाए तो इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 2 में है। किसमें है दोस्तों? भाग 2 में। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 5 से 11 में है दोस्तों। किसमें है दोस्तों? 5 से 11 में है दोस्तों। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 61 तक की इसका वर्णन है। कितने में है? अनुच्छेद 52 से 61। अगर यही राज्यपाल की बात की जाए तो 153 अनुच्छेद 153 में है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी दोस्तों? 25 वर्ष। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, उसकी भी दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लेकिन दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष दोस्तों। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगर पूछ लिया जाए आपसे राष्ट्रपति किसकी दोस्तों, राष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 वर्ष। अगर यही पूछ लिया जाए राज्यपाल के लिए भी तो दोस्तों राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष ही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों आप आंसर बताइएगा कौन सा है आपके हिसाब से। तो दोस्तों देखिए, जो समानता का अधिकार है वो तो दोस्तों मौलिक अधिकार है। इसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक दोस्तों। यही अगर कहें संपत्ति का अधिकार, दोस्तों ये पहले अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन था, लेकिन अब इसको हटाकर अनुच्छेद 300 का दोस्तों याद रखिएगा 300 का में कर दिया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 23, 24 और धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर दी जाए तो 25 से 28 तक दोस्तों। कहाँ से? 25 से 28 तक दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, क्योंकि यह अब एक कानूनी या विधिक अधिकार हो गया है और इसे 300 के काम में रखा गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया है कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा की बात कर ली जाए या विधान परिषद की बात कर ली जाए दोस्तों, कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष दोस्तों। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष दोस्तों। इसी के साथ अगर आपके 35 वर्ष की आयु में क्या क्या होता है तो दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए होती है और इसके साथ साथ राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष दोस्तों। अगर इसमें दिया गया है 18 वर्ष, क्या दिया गया? 18 वर्ष। तो दोस्तों जो हम लोग वोट देते हैं वो वैश्य मताधिकार पे वोट देते हैं हम लोग, तो इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहले यह 21 वर्ष होती थी लेकिन इसमें संशोधन किया गया और अब 18 वर्ष कर दी गई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है दोस्तों? किस में राज्य में भाषा बोली जाती है? बोडो दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर कौन सी दोस्तों? अनुसूची नंबर 8। कौन सी दोस्तों? अनुसूची नंबर 8 में किसका वर्णन है? भाषाओं का वर्णन है। किसका भाषण है? भाषा किसमें है? अनुसूची नंबर 8 में। पहले दोस्तों 14 भाषाएं हुआ करती थी लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं दोस्तों। 21वें संविधान संशोधन द्वारा, अभी मैं दोस्तों बताता हूँ आपको, 21वें संशोधन द्वारा, कौन से? 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। कौन सी जोड़ी गई दोस्तों? सिंधी जोड़ी गई। फिर इसके बाद दोस्तों मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। 71वें संविधान संशोधन मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, और दोस्तों नेपाली जोड़ी गई। फिर इसके बाद एक और संशोधन हुआ। फिर दोस्तों कौन सी जोड़ी गई? बोडो दोस्तों। कौन सी? बोडो, डोगरी। कौन सी दोस्तों? डोगरी। मैथिली। कौन सी दोस्तों? मैथिली। फिर दोस्तों संथाली। कौन सी? संथाली। कौन सी दोस्तों? संथाली। ये 4 आखिरी में जोड़ी गई। तो अब कुल भाषाएं अगर पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में कितनी है 8वीं अनुसूची में, तो दोस्तों 22 है। कितनी है? 22 है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है
सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य को कितना समय लगता है, सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 18 मिनट, 19 मिनट, 8 मिनट या 7 मिनट। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा? 8 मिनट। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 मिनट। दोस्तों 8 मिनट 16.8 मिनट 16.6 सेकंड का एग्जैक्ट समय लगता है, याद रखिएगा। 8 मिनट 16.6 सेकंड का निश्चित समय लगता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक इकाई है क्या है दोस्तों? गुणसूत्र, सिस्टोन, डीएनए या जीन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है, कवक द्वारा होने वाला रोग। तो दोस्तों ये कवक क्या होते हैं? जो देखा होगा दोस्तों, जब हमारे घर पर कोई चीज़ ज़्यादा दिनों तक खाने पीने वाली चीज़ें रखी रहती है तो उसमें क्या लग जाते हैं? फफूंद लग जाते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग फफूंदी कहते हैं। तो दोस्तों वही कवक होते हैं। तो दोस्तों इसके द्वारा रोग भी फैलता है। दोस्तों कौन सा रोग फैलता है? मिर्गी, मोतीझरा, दाद या लकवा? तो दोस्तों इसके द्वारा दाद फैलता है। कौन सा फैलता है? दाद फैलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर देखिए दोस्तों, मैंने ये उत्तर प्रदेश का यूपीपी के लिए स्पेशल है, तो दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आना तो निश्चित ही है। तो दोस्तों इसी के लिए मैंने इसमें उत्तर प्रदेश की भी क्वेश्चन डाले हैं, जो दोस्तों आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि जो मैं आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ये इनकी थोड़ा सा ज़्यादा बताना कर दूँ या इनको ना बताऊँ। तो दोस्तों जैसा आप लोग कहेंगे उसी के हिसाब से मैं अगली वीडियो बनाऊँगा, लेकिन दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। लेकिन दोस्तों अगर विश्व की सबसे लंबी पूछ लिया जाए नदी कौन सी है, विश्व की, मैं नदी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? नदी की। विश्व की अगर पूछ ली जाए तो दोस्तों नील। कौन सी? नील। यही दोस्तों अगर मैं भारत की बात कर दूँ कौन सी है? तो दोस्तों गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात कर दूँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर शारदा नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है, बनारस में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने ऑप्शन को सेट करा है, इसमें आप बनारस में जो हवाई अड्डा वो तो जानेंगे ही, साथ में अन्य ये हवाई अड्डा कहाँ पे है ये भी जानेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं चाकेरी, चाकेरी दोस्तों कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है दोस्तों, खेरिया दोस्तों कहाँ है? खेरिया दोस्तों आगरा में है। कहाँ है दोस्तों? आगरा में है। अमौसी दोस्तों कहाँ है? लखनऊ में है दोस्तों। अमौसी दोस्तों कहाँ है? लखनऊ में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बनारस में क्या है दोस्तों? बाबतपुर हवाई अड्डा। कौन सा है दोस्तों? सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दोस्तों सबसे ज़्यादा यूपी में ही है। कहाँ है दोस्तों? यूपी में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह दोस्तों कहाँ है? लखनऊ में है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया था? आपके जो ऑप्शन है 1988, 1995, 2000, 2005। तो दोस्तों आप राइट आंसर बताइए इसका कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपका इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर राइट हो जाएगा 1988। तो उत्तर प्रदेश ने फिल्म को उद्योग, दोस्तों उत्तर प्रदेश में फिल्म को उद्योग का दर्जा दे दिया गया था 1988 में ही। दोस्तों एक करंट का क्वेश्चन है कि यदि उत्तर प्रदेश में किसमें भोजपुरी की फिल्म बनती है दोस्तों? किसकी? भोजपुरी की, अवधी की। ठीक है दोस्तों, ये इन भाषाओं में फिल्म बनती है तो उत्तर प्रदेश 50% सब्सिडी देगी। कितनी दोस्तों सब्सिडी देगी? 50% दोस्तों सब्सिडी देगी। देखिए दोस्तों, ये तो मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं ज़्यादा से ज़्यादा और फैक्ट लाऊंगा, आप कमेंट में बताइएगा इसमें मैं करंट के क्वेश्चन बढ़ाऊं या उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन बढ़ाऊं या इसमें और कुछ क्या बेटर हो सकता है, ये आप लोग बताइएगा, तो उसी के अनुसार आपके लिए अगली वीडियो में लाऊंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।